जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी हमें किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को काफ़ी दूर भेजना होता है तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव्स होते हैं उनके साथ में सुपरपोजिशन करा दिया जाता है, फिर उसको दूर भेजा जा सकता है ना। और इस प्रोसेस को मतलब कि जो सिग्नल है, सिग्नल भी एक वेव होता है और एक कैरियर वेव होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, दोनों का सुपरपोजिशन कराने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो इस मॉड्यूलेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। जब भी किसी सिग्नल को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो उसके लिए हमें एंटीना की जरूरत होती है ना। और जो एंटीना होते हैं उनका साइज एक्चुअली में जो भी वेव भेजा जा रहा है उस वेव के वेवलेंथ से कंपेरेबल होना चाहिए। साइज ऑफ एंटीना शुड बी comparable to the wavelength of wave signal। मतलब कि जो मिनिमम लेंथ हो सकता है किसी एंटीना का, मिनिमम लेंथ और साइज ऑफ एंटीना शुड बी इक्वल टू λ/4, जहां पर लैम्डा जो है वो सिग्नल वेव का वेवलेंथ है ना। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे साउंड वेव जो भेजा जाता है उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है करीब करीब 20 किलोहर्ट्ज के आसपास होता है ना। तो उसको हम लोग चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना करके यहाँ से भेजते हैं, तो चूंकि उसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है तो उसका वेवलेंथ अगर आप निकालेंगे, लैम्डा की जो वैल्यू है वो होना चाहिए c डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो c होता है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी हो गया 20,000 हर्ट्ज, है ना। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये करीब करीब 15 किलोमीटर आएगा, है ना। यानी कि जो एंटीना है, एंटीना का लेंथ 15 किलोमीटर होना चाहिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 15 किलोमीटर लेंथ का एंटीना होगा बहुत बड़ा साइज का होगा, है ना। इतना बड़ा एंटीना बनाना फिर उसको प्रोसेस करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है एक तरीके से। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेव है उसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। कम होगा तो उससे क्या होगा कि एंटीना का साइज भी कम होगा, है ना। एंटीना का साइज कम होगा तो उसको हैंडल करना या बनाना या किसी जगह पर रखना वो ज़्यादा हमारे लिए सुविधा की चीज़ होगी। और इसलिए क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो कैरियर वेव होते हैं उसके साथ में मॉड्यूलेट कर देते हैं उसको, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर वेव होगा उसके कारण से सुपरपोजिशन कराने से जो नया वेव बनेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम हो जाएगा तो एंटीना का साइज भी कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, एंटीना का जो साइज है λ/4 इसलिए कम से कम रखा जाता है कि जो टाइम वेरिएशन होता है सिग्नल का उसको प्रॉपर तरीके से जो एंटीना है उसको सेंस कर सके, है ना। फॉर प्रॉपर सेंसिंग ऑफ टाइम वेरिएशन ऑफ सिग्नल, मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना शुड बी λ/4, है ना। तो एक तो ये समझ में आया कि चूंकि एंटीना का साइज हमें कम रखना है इसलिए वेवलेंथ कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो वेव है उसके साथ में सुपरपोजिशन करा देने से ये काम हो सकता है, ठीक। दूसरा जो कारण है वो है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना।
कहा जाता है कि इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू L by lambda whole square, where L is size of antenna और लैम्डा जो है ये वेव का वेवलेंथ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है अगर ज़्यादा पावर रेडिएट कराना हो एंटीना से ताकि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो दूर तक जाए और दूर तक बना भी रहे, तो पावर ज़्यादा करने के लिए वेवलेंथ जो है वो छोटा होना पड़ेगा। वेवलेंथ छोटा होने के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अगर हाई वेव फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर वेव होगा, अगर उसके साथ में इसका सुपरपोजिशन करा करके भेजा जाए तो ये जो है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड जो है इसको बढ़ाया जा सकता है ना। तो दूसरा जो रीजन है वो ये है। तीसरा रीजन है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, है ना। हो सकता है कई सारे ट्रांसमीटर्स हों जो कि एक ही तरीके की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हों, है ना, और सब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये मिक्सअप होकर के पहुंचेगा, तो वहां पर जो है हमें कौन सा सिग्नल सुनना है कौन सा हटाना है, ये मतलब सेपरेट करना सिग्नल्स को बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो जो मैसेज हमारे पास पहुंचना है वो जो है वो करप्ट होकर के पहुंचेगा, है ना, मतलब कि सही तरीके से जो मैसेज है हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जो वेव्स हैं, जैसे दो आदमी बातें कर रहे हैं तो दोनों के जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो एक जैसा है, बराबर है ना। तो फ्रीक्वेंसी उनकी बराबर है, लेकिन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव से भेजा जाएगा, ठीक। अब जहां पर रिसीवर है वो क्या करेगा, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, है ना। एक आदमी का जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है उसको मान लिया कि 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी के साथ भेजा गया, ठीक है। दूसरे आदमी का जो साउंड है उसको 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ भेजा गया, ठीक। तो जब रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर को अगर 3 मेगाहर्ट्ज वाले को एक्सट्रैक्ट करना है तो 3 मेगाहर्ट्ज वाले को पकड़ेगा, बाकी 5 वाले को छोड़ देगा वो, है ना। तो दो डिफरेंट जो है उनको अपना वहां पर रिसीवर जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे कौन सा सिग्नल जो है पकड़ना है, कैच करना है और कौन सा छोड़ना है। तो उसके बाद वहां पर वो जैसे उसको 3 मेगाहर्ट्ज वाले साउंड को पकड़ना था उसको पकड़ेगा और उसमें से जो है कैरियर वेव को सेपरेट करके जो सिग्नल था ओरिजिनल मैसेज का उसको वो जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना। तो इस तरह से मिक्सअप नहीं हो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं जितने भी आदमी बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट आसपास ही है, तो इनका मिक्सअप नहीं हो इसलिए क्या किया जाता है कि उनको अलग अलग जो है डिफरेंट कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको भेजा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो में कई सारे चैनल होते हैं, तो हर चैनल से साउंड तो बराबर ही निकल रहा है, लेकिन जब उनको भेजा गया है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव्स के साथ में भेजा गया, और वो अलग अलग चैनल लगाने से क्या है वो अपने अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अपने मैसेज को कैच करते हैं, अपने चैनल को कैच कर लेते हैं और सिर्फ उसी को सुनाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, है ना। तो जो ट्रांसमीटर से डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं उनका मिक्सअप नहीं हो, इसके लिए भी जरूरी है कि जो भी यहाँ पर हमारा मैसेज है, मैसेज को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से भेजा जाए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से भेजा जाए, है ना, ये भी जरूरी है। टू डिफरेंशिएट the message signals different message signals can be transmitted
with different carrier waves of different higher frequencies, है ना। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ में उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर जो रिसीवर है, जैसे कि रेडियो है, तो रेडियो जो है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको सेट किया हुआ है कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो हमें उस सिग्नल को कैच करना है, यानी उस चैनल को पकड़ना है, फिर उसका साउंड हमें सुनाई देगा, है ना। तो इस कारण से भी जो है वो मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तीन मेन कारण हो गए जिसके कारण से जो है किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करके आगे की तरफ भेजा जाता है। मॉड्यूलेशन जो होता है कई तरीके का होता है, जैसे एक एनालॉग सिग्नल हो गया, एनालॉग या कंटिन्यूअस वेव सिग्नल हो गया, तो उसका मॉड्यूलेशन होता है। तो उसके मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन तीन तरह का हो सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकता है और फेज मॉड्यूलेशन हो सकता है ना। अब इसमें से ये दो जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और दूसरे टाइप का जो सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है या पल्स जैसे वेव होते हैं, तो उनके मॉड्यूलेशन का भी वो तीन डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी PAM, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन यानी PTM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी PCM। और ये जो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन है ये खुद भी दो टाइप का होता है। ये होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन यानी PPM, ठीक है। ये रेडियो में जो है ये दोनों यूज किए जाते हैं, AM और FM, है ना। आप FM जो है हम लोग रेडियो में सुनते रहते हैं, तो ये FM हो गया, इसमें भी कई सारे चैनल्स होते हैं। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसमें भी कई सारे चैनल्स होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो इससे बेटर होती है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में, तो ये भी देखेंगे कि इनका क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें जो वोल्टेज सिग्नल और टाइम का ग्राफ दिया गया है ये कैरियर वेव के लिए है। कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई होती है, तो देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेस बैंड सिग्नल है, मतलब वो सिग्नल जिसको हमें भेजना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैरियर वेव के साथ में सुपरइम्पोज कर देते हैं, है ना। तो इसको और इसको दोनों को मिला करके जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो देखेंगे यहाँ बनाया गया है। तो देखेंगे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके जैसी दिख रही है ना। मतलब कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड देखेंगे तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या जो बेस बैंड सिग्नल है उसके हिसाब से जो है मॉडिफाई हो जाता है ना। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये जो है जैसा शेप इसका आ रहा है वैसा ही शेप इसमें भी कुछ बन रहा है इधर, है ना। तो इसका शेप जो है मॉडिफाई हो गया है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन frequency of modulated signals remains same as frequency of carrier signal, carrier wave signal, while its amplitude gets modified
according to or accordance with the modulating और बेस बैंड सिग्नल, मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसको हमें भेजना था उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है। उसको हम लोग उस सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, जो एक्चुअल वाला जो सिग्नल होता है, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है इसको, है ना। फ्रिक्वेंसी जो है इसकी कैरियर वेव सिग्नल के बराबर होती है। देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि कैरियर वेव सिग्नल है ना, तो उसका इक्वेशन अलग आएगा, इसका इक्वेशन अलग आएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना, तो इसका जब लिखा जाएगा V इज इक्वल टू, तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है Vc, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब इसका शेप जो है वेरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से निकाला जाता है Vv साइन ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे B, मतलब बेस बैंड जो है उसका फ्रिक्वेंसी हो गया ये, या ओमेगा M भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रिक्वेंसी हो गया ये, इनटू साइन ओमेगा CT, ये T हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका इक्वेशन लिखा जाता है। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो यह आएगा Vc साइन ओमेगा CT प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Vb साइन ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा MT, ये हो गया। इसमें ऐसे कर सकता हूं मैं कि Vc से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, ऐसे कर सकता हूं। तो ये रहेगा Vc साइन ओमेगा CT प्लस ये जो टर्म है इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है, इसको मैं म्यू लिख देता हूं, म्यू इंटू Vc साइन ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा MT। ठीक है, अब जो है Vc साइन ओमेगा CT प्लस, अब ये जो है इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू Vc कॉस, है ना, तो ये बाई 2 भी आएगा यहाँ पर, कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, है ना, ये आ जाएगा। तो ये जो है ये फाइनल इक्वेशन आ गया। इसमें 3 तरह के वेव का सुपरपोजिशन जैसा कुछ दिख रहा है। एक वेव ये वाला हो गया, एक वेव ये हो गया, और दूसरा वेव ये हो गया, है ना। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है कि 3 वेव का सुपरपोजिशन है। एक फ्रिक्वेंसी है ओमेगा C, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो Vc है, और ये जो 2 वेव हैं इनका एम्पलीट्यूड आएगा म्यू Vc बाई 2, ठीक है ना। इनकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा C माइनस ओमेगा M से, और एक है ओमेगा C प्लस ओमेगा C प्लस ओमेगा M, है ना। तो इसमें अब देखेंगे कि ये जो Vb बाई Vc है, मैंने इसको कहा कि इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है, वेयर म्यू इज इक्वल टू Vb बाई Vc इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे ये तो Vb बाई Vc हो गया, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो वेरी कर रहा है, तो इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है वो V मिनिमम है, ये वाला हाइट के बराबर, और मैक्सिमम जो है वो इसके बराबर है,
इसको मैंने वी मैक्सिमम लिखा है। ये वी मैक्सिमम हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये हो गया मिनिमम एम्पलीट्यूड, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिखते हैं इस तरह से, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाई वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, है ना। तो ये हो गया मॉड्यूलेटेड इंडेक्स के बारे में। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैरियर वेव है, वो एक नहीं बल्कि कई सारे जो है बेस बैंड वेव जो होते हैं या सिग्नल जो होते हैं उनके साथ में मॉड्यूलेट किया गया हो, तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो कुछ इस तरह से निकालते हैं। व्हेन अ कैरियर वेव is modulated with several sine wave signals, then total modulation index MT is given by under root M1 square, M2 square, M3 स्क्वायर, इस तरह से, है ना। अब कहेंगे कि M1 M2 क्या है, तो जैसे जितने भी साइन वेव्स की बात कर रहे हैं तो एक एक साइन वेव्स का इस कैरियर वेव के साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ये M1 M2 M3 है। एक का M1 होगा, एक साइन वेव लेंगे, एक कैरियर वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेंगे M1, दूसरे साइन वेव का कैरियर वेव के साथ में M2, तीसरे साइन वेव का कैरियर वेव के साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स M3, है ना। और टोटल निकालना हो तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनको साइड बैंड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की, है ना, ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होता है, इसको अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ निकालना हो मॉड्यूलेटेड वेव का ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू, ये जो दो फ्रिक्वेंसी है, ये एक्सट्रीम वाली है सबसे बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी, ये सबसे छोटी वाली, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ओमेगा सी देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओमेगा एम, है ना। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है बल्कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसमें से फ्रिक्वेंसी हमें निकालना होगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसे मैंने बताया कि AM वाला जो रेडियो होता है, रेडियो जो चैनल्स होते हैं उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो इसमें होता है एक तो नॉइजी रिसेप्शन, मतलब क्लियर आवाज नहीं आएगी, है ना, और लो इफिशियंसी, है ना। जो तीसरा है वो है स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, मतलब ज़्यादा दूर तक इस तरीके से नहीं भेजा जा सकता। और फोर्थ है पुअर ऑडियो क्वालिटी,
है ना, इस तरीके से जो साउंड वेव भेजा जाएगा उसकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है।